नमस्कार दोस्त, डॉक्टर राकेश वर्मा के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, एमएससी साइकोलॉजी का सिलेबस हम कवर कर रहे हैं इन वीडियो के माध्यम से। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, इसमें रहेगा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। अब स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, पहले स्कूल के बारे में थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे। स्कूल क्या है? स्कूल का अभिप्राय है कि जैसे मनोविज्ञान शुरू हुआ जर्मनी से, अमेरिका से, विभिन्न अन्य देशों से, तो वहां एक ही विचारधारा के जो लोग थे, एक विषय पे, एक वेरिएबल्स के ऊपर जो कार्य करने वाले लोग थे, एक तरह की सोच वाले जो लोग थे जिन्होंने काम करना शुरू किया था, उन लोगों को एक कैटेगरी में रखा गया, उसको स्कूल कहा गया। जैसा कि आधुनिक समय में हमारे परिवेश में, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में विभिन्न विश्वविद्यालयों के अंदर, विभिन्न कॉलेजेस के अंदर जो है अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। उसी तरह से एक विचारधारा रखने वाले वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिकों को एक क्षेत्र में, एक एरिया के अंदर बताया गया, तो उनको एक, उनकी रिसर्च को एक जगह एकत्रित किया गया, उसको हम स्कूल के नाम से जानते हैं। अब जो एमएससी साइकोलॉजी है, इसमें 3 मुख्य रूप से जो स्कूल हैं उनका वर्णन हमें करना है। पहला रहेगा इसमें एसोसिएशनिज्म, साहचर्यवाद जिसको हम कह सकते हैं। ये विलियम जेम्स का स्कूल था। विलियम जेम्स ने इसके बारे में विचार दी साहचर्यवाद के ऊपर, ये उनका रहा। दूसरा इसमें रहेगा स्ट्रक्चरलिज्म, जिसमें जो है स्ट्रक्चरलिज्म, जिसको संरचनावाद के नाम से भी हम जानते हैं। तीसरा रहेगा हमारा फैसिलिटेशन, तीसरा रहेगा हमारा फंक्शनलिज्म, जो प्रकार्यवाद के नाम से जिसको हम जानते हैं। अब जो एसोसिएशनिज्म है, साहचर्यवाद है, इसके अंदर हम थोड़ा सा विलियम जेम्स के बारे में बात करेंगे। विलियम जेम्स जो है एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे। इनका पेशे से ये डॉक्टर थे। इन्होंने काफी टाइम डॉक्टरी के ऊपर काम किया। उस डॉक्टरी के बाद जैसे जैसे इनका जो विषय है उसके प्रति विचार बढ़ता गया, दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं उनके बारे में इन्होंने पढ़ा। जैसे उनको पढ़ के इन्होंने काम करना शुरू किया, तो इनकी 2 प्रमुख किताबें मार्केट में आई जो इन्होंने प्रतिपादित की, जिनका एक का नाम था द प्रिंसिपल ऑफ अ साइकोलॉजी 1890, जिसमें आया। दूसरा साइकोलॉजी ब्रीफ कोर्स 1892 में। तो ये जो है बेसिकली एक अमेरिकन फिलोसोफर एंड साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स थे, जिनको हम कह सकते हैं। इनको जो है ही इज द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी, इनको अमेरिकन साइकोलॉजी का पिता भी कहा जाता है और मनोविज्ञान को जनक के रूप में भी इनको माना जा सकता है। इन्होंने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग किया। दर्शन शास्त्र, जैसा कि आप लोगों को पता है, समस्त विषय जो आज के परिप्रेक्ष्य में पढ़े जा रहे हैं, जो पढ़ाए जा रहे हैं, उनका जनक है। अब उसका दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को इन्होंने अलग किया है। अब ही इज द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी। जब अमेरिकन साइकोलॉजी के इनको फादर कहा जाता है, तो इन्होंने जरूर उसमें कुछ न कुछ अपना योगदान दिया है। तो एक मनोवैज्ञानिक के रूप में इनका योगदान क्या रहा, अब इस बारे में हम आगे देख रहे हैं। इन्होंने मनोविज्ञान को जो है 7 उपशीर्षक यानी कि सब टाइटल्स के रूप में बांटा है, उसको माना है। अब इसमें पहला जो था मनोविज्ञान की परिभाषा एवं विषय वस्तु, डेफिनेशन एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी। दूसरा रहा विधियां एवं फंदे, मेथड्स एंड स्नेहास। तीसरा रहा संवेग, इमोशन। चौथा रहा इसमें मूल प्रवृत्ति, इंस्टिंक्ट जिसको हम बोलते हैं। नंबर 5 आत्मन, सेल्फ। नंबर 6 स्मृति, मेमोरी। नंबर 7 मन शरीर समस्या यानी कि माइंड बॉडी प्रॉब्लम। ये 7 उपशीर्षक इन्होंने दिए हैं। तो पहले हम थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। पहला हमारा पॉइंट रहा मनोविज्ञान की परिभाषा एवं विषय वस्तु। तो मनोविज्ञान की जो परिभाषा विलियम जेम्स ने अपने अनुसार दी, उसका वो क्या परिभाषा थी वो हम आपको बताना चाहेंगे। मनोविज्ञान सामाजिक जिंदगी की घटना तथा अवस्था दोनों का विज्ञान है। अब उन्होंने मनोविज्ञान सामाजिक जिंदगी की घटना तथा अवस्था दोनों का विज्ञान है। अब इस डेफिनेशंस के ऊपर पूरा हमारा ये पॉइंट जो है इसके चारों इर्द गिर्द घूमता है, चारों तरफ घूमता है। मानसिक जिंदगी का यह अर्थ यहाँ पे है चेतना। चेतना क्या होती है? जो हम अटेंटिव मोड में, हम एक कॉन्शियस मोड में किसी कार्य को करते हैं, उसको हम
चेतना कहते हैं। अब चेतना को भी इन्होंने आगे दो भागों में इन्होंने बांट दिया है। चेतना यानी कि चेतना जो है कॉन्टिन्यू डायनामिक, यानी कि कॉन्टिन्यू चेतना एक सतत एवं गत्यात्मक होती है। सतत का अर्थ यहाँ है लगातार चलने वाली, जिसमें हम लगातार किसी भी चीज को हम देखते हैं, जागृत अवस्था में जिस चीज को हम सीखते हैं, जिसका हम लर्निंग करते हैं, जिसको हम आगे अपने अनुभव में शामिल करते हैं। डायनामिक यानी कि गत्यात्मक, जिसको हिंदी का अर्थ है डायनामिक का गत्यात्मक या रहस्यमय। अब गत्यात्मक जो चीज है उसके अंदर एक गति होती है, और वो गति के अनुसार वो उसमें बदलाव समय के अनुसार आते रहते हैं, टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस आते रहते हैं। अब इसमें दूसरा एक वर्ड दिया गया है, दूसरा एक शब्द है घटना। घटना का अर्थ यहाँ लिया गया है अनुभूति से। अनुभूति किसी भी चीज को महसूस करना, किसी चीज को सीखना, उस चीज का हमें पता होना कि अनुभूति, हमें किसी चीज की अनुभूति हो रही है। अब अनुभूति को और आसान शब्दों में कहेंगे तो इसका है विश्लेषणात्मक स्वरूप पर बल डाला। उन्होंने जो घटना होती है, मानव जीवन की घटनाएं हैं, विभिन्न तरह की घटनाएं हैं, हमारे जो सीखने का जो प्रोसेस है उसमें कुछ घटनाएं होती है, उनका विश्लेषण करना। अब विश्लेषण के बारे में जैसे कि एक शब्द आता है विश्लेषण, हम बार बार पढ़ते हैं, अखबार में भी पढ़ते हैं, न्यूज चैनल में भी पे भी सुनते हैं, किताबों में भी पढ़ते हैं। विश्लेषणात्मक विश्लेषण, अब ये विश्लेषण होता क्या है? विश्लेषण का अर्थ हम यहाँ ले सकते हैं कि किसी भी समस्या या किसी घटना को छोटे छोटे टुकड़ों में करके उसको बांटना, अब बांट के उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना। अब ये था हमारा पहला पॉइंट। अब दूसरा इसमें हम बताना चाहेंगे कि मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य जो है बदलते पर्यावरण के उत्तेजनों के साथ व्यक्ति के अनुकूलन का अध्ययन करना। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है बदलते पर्यावरण, जो हमारा एनवायरनमेंट बदल रहा है, जो हमारा पर्यावरण बदल रहा है, उसके जो उत्तेजन है, उत्तेजन उसमें जैसे बदलाव आएगा, जैसे कि एक शब्द आ चुका है पहले हमारा गत्यात्मक, यानी कि उसमें गति होती है। जैसे जैसे उसके उत्तेजन, जो उसके स्टिमुलस हैं, जो हमें व्यवहार करने के लिए बाध्य कर रहे हैं, उनमें जैसे ही कोई किसी तरह की उत्तेजना आएगी उसके अनुसार व्यक्ति का अनुकूलन का अध्ययन, व्यक्ति अपने आप को कैसे उसमें समायोजित करता है या उसके अनुकूल कार्य करता है, ये इसमें बताया गया है। दूसरा इसमें एक और चीज हम इसमें जोड़ना चाहेंगे। विलियम जेम्स का मत था कि मनोवैज्ञानिकों का उद्देश्य तात्कालिक एवं वास्तविक अनुभूति की चेतना का अध्ययन करना है। इसमें बताया गया है विलियम जेम्स का जो मत था ना, वो एक मुख्य उद्देश्य जिसको हम कह सकते हैं तात्कालिक एवं वास्तविक अनुभूति। तात्कालिक यानी कि प्रेजेंट टाइम में हमें किस तरह की अनुभूति हो रही है, हमें क्या महसूस हो रहा है, हमें क्या दिखाई दे रहा है, हम किस चीज को लर्न कर रहे हैं, हम किस चीज को सीख रहे हैं। एवं वास्तविक अनुभूति, जो चीज हमारे सामने है, जिसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं, जो हमें दिखाई देती है, जो जिसके बारे में हम पता कर सकते हैं। ऐसा है कि डिस्कशन तो हमारा बहुत लंबा हो सकता है, जिसमें हम बहुत सी चीजें और भी ऐड कर सकते हैं, बहुत से एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन जो तात्कालिक अनुभूति होती है वो चेतना का अध्ययन है। जो हमारे सामने जो चीजें हैं तत्काल में या उसी क्षण, उनका अध्ययन जो हम करते हैं उसको जो है वास्तविक अनुभूति कहा जाता है। आज जेम्स का जो सिद्धांत है, विलियम जेम्स का जो ये सिद्धांत है, इसको हम दैहिक स्थितियों से भी जो संबंध रखते हैं। दैहिक स्थितियां मीन्स शारीरिक रूप से हम जो एक्टिविटी करते हैं उसका संबंध भी इससे है। अब इसका दूसरा पॉइंट आता है विधियां एवं फंदे, यानी कि मेथड्स एंड स्नेयर्स। विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान का अंश माना है। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं मनोविज्ञान के इतिहास को लेके अरिस्टोटल के बारे में। अरिस्टोटल ने जैसे कहा था कि जो ये प्रकृति का विज्ञान मनोविज्ञान को प्रकृति का विज्ञान बताया था। तो अब इसमें विलियम जेम्स ने भी मनोविज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान का एक अंश माना है। इसलिए व्यक्तियों का अध्ययन पर्यावरण के साथ समायोजन एवं पुनर्समायोजन के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। व्यक्ति का समायोजन एवं पुनर्समायोजन, समायोजन का अर्थ होता है उसकी एडजस्टमेंट, पुनर्समायोजन किन्हीं भी कारणों से जो व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या और कोई अन्य कारणों, मानसिक बीमारी, शारीरिक बीमारी के कारण किसी तरह से अपना अनुकूलन नहीं कर पाता, अपना समायोजन नहीं कर पाता, उसको पुनर्समायोजन के नाम से जाना जाता है और उसमें उसका अध्ययन किया जाता है। अब इसके जो ये दृष्टिकोण है, इसको लेके इसके भी सब पार्ट किए हैं, जैसे अंतर्निरीक्षण विधि, मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन।
मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, अपने अंतर निरीक्षण, अपने आप का आंतरिक रूप से निरीक्षण करना। जेम्स ने चेतना के जो रूप है उसको माना है, चेतना का एक रूप माना है जेम्स ने इसको। अंतर निरीक्षण चेतना अनुभूति की अति उत्तम एक बहुत अच्छी विधि है। जो अंतर निरीक्षण है, चेतन अनुभूति हमें जो कॉन्शियस रूप से, जो चेतना अवस्था में जो हमें होती है, उसकी एक अत्यंत उत्तम अनुभूति हमें होती है, जो हमें कराती है अंतर निरीक्षण विधि, जिसके बारे में कराती है। अंतर निरीक्षण विधि जो है प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक उपहार के रूप में हम इसको मान सकते हैं। इसमें किसी प्रकार के प्रशिक्षण की कोई जरूरत नहीं होती है। अंतर निरीक्षण हम अपने आप के बारे में जान सकते हैं, हम अपना निरीक्षण कर सकते हैं कि हमारा निरीक्षण क्या है, हम अंदर से क्या है, हम क्या कर सकते हैं। इस तरह की निरीक्षण को विलियम जेम्स ने अंतर निरीक्षण विधि माना। इसमें कुछ कठिनाइयां भी आ सकती हैं, क्योंकि हम कई बार क्या है कि हम अपने आप के बारे में गलत अंदाजा लगा लेते हैं। हमारी पर्सनैलिटी हमारे मूड के ऊपर भी डिपेंड होता है कि जब मूड हमारा बहुत खुश होते हैं, हम किसी चीज़ को अचीव कर लेते हैं, उस समय जब हम अपना निरीक्षण करते हैं तो हमें उसमें बहुत अच्छा महसूस होता है। लेकिन जब कभी हम नाराज, उदास या किसी तरह की और हमारी सिचुएशन होती है, तो उसमें हम अपना गलत भी निर्धारण या निरीक्षण कर सकते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी कुछ इस प्रकार की है। नंबर 2 इसमें माना गया है प्रयोग। जो विलियम जेम्स थे वो प्रयोग के बारे में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे, वो एक सफल प्रयोगकर्ता कभी नहीं रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रयोगात्मक विधि जो है उसको महत्व दिया और मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक विधि को या प्रयोग को एक मुख्य अंश माना, एक मुख्य भाग इसका माना। नंबर 3 इसमें है तुलनात्मक विधि। अब तुलनात्मक विधि क्या होती है? कंपैरेटिव मेथड्स। कंपैरेटिव मेथड ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि मानी जेम्स ने, लेकिन कुछ समय के बाद इसके ऊपर भी उन्होंने अपना विचार जो है वो त्याग दिया, इसको ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। इसे अंतर्निरीक्षण विधि का एक सहायक विधि माना जा सकता है, किसी चीज का कंपैरिजन करना। अब जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन बच्चों को हम बता देते हैं कि आप जो है ना उसी क्लास में हो, आपका साथी भी उसी क्लास में है, लेकिन वो आपका जो है ना बहुत अच्छे से वो कार्य कर रहा है। जैसे तुलना करना, किसी चीज का कंपैरिजन करना, तो कंपैरेटिव विधि जो है ना वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण इसमें नहीं मानी गई। इसमें जैसे इस विधि से पशुओं, बच्चों, पागल, मानसिक जो मंद होते हैं व्यक्ति, उनकी जिंदगी का अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन ये अध्ययन हर बार सही हो ऐसा भी नहीं हो सकता। इसलिए इस विधि को बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना। इस विधि में बहुत सी समस्याएं भी आती हैं। जो समस्याएं आती हैं उनको इसके अंदर, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है, जो ये विधियां एवं फंदे, तो उनको फंदा कहा जाता है। जो कि समस्या आती है उसको फंदा बोल दिया गया है। अब इसके ऊपर जो अगला हमारा पॉइंट आता है वो है संवेग, इमोशन क्या होते हैं? ये तो आप लगभग जो है मनोविज्ञान के छात्र हैं और यूजी की क्लास में यानी कि बीए के दौरान आप इसको 6 सेमेस्टर में कभी ना कभी इसको पढ़ चुके होंगे। इसके ऊपर ज्यादा सा डिस्कशन करने की कोई खास बात नहीं है। फिर भी इसके लिए एक विशेष सिद्धांत बनाया गया संवेग के ऊपर, जो एक महत्वपूर्ण है तथा विलियम जेम्स लेंजे का जो सिद्धांत है उसके ऊपर ये कार्य करता है। और उन्होंने जेम्स लेंजे का जो सिद्धांत था उसको उलट करके जैसे कि जेम्स लेंजे ने बताया था कि हमारी कुछ चीजें जो होती हैं वो व्यक्ति में पहले डर होता है, या पहले वो किसी तरह की कोई और सिचुएशन क्रिएट करता है, या वो भागता है पहले। इस तरह का जो ये सिद्धांत है वो है जेम्स लेंजे के सिद्धांत को आप पढ़ सकते हैं। और जेम्स लेंजे इनके जो है ना समानार्थक थे, तो वो उस समय आप संवेग के बारे में जान सकते हैं। दूसरा इसमें एक चीज और बताइए, मूल प्रवृत्ति, इंस्टिंक्ट, जो अगला पॉइंट है, ये जो मूल प्रवृत्ति होती है ये एक अनसीखा हुआ माना गया है मूल प्रवृत्ति को। ये किसी तरह की हम सीखने की इसमें हमें आवश्यकता नहीं होती। अब जो मूल प्रवृत्ति है इसका एग्जाम्पल हम ले तो क्या मान सकते हैं? ये मनुष्य तथा पशु दोनों में कुछ मूल प्रवृत्तियां होती हैं जो हमें बिना सीखे ही भगवान की तरफ से वो हमें मिली हुई होती हैं। इनको हम अनुवांशिक भी कह सकते हैं। अनुवांशिक अर्थात अनुवांशिक तो ये है माता पिता से मिला हुआ, लेकिन ये बाय बर्थ हमारे अंदर ये चीजें होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
जो बच्चे होते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे, जिनको हम शिशु बोलते हैं, शिशु के अंदर रोने की प्रवृत्ति, ये हम कभी नहीं सिखाते, ये जेनेटिक का कोई इसमें रोल नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक उनके अंदर होती है। दांतों से काटना, दांतों से किस चीज को बाइट काटना, जिसको हम बोल सकते हैं, ये हो गया। दूसरा इसमें चलना, चलना जो सिखाया जाता है, चलना जो होता है वो अपने आप मतलब एक गॉड गिफ्टेड है। उसके बाद है आवाज, आवाज जैसे कि हमारे गले से आवाज निकलती है। बच्चा जब छोटा होता है उसको पता नहीं होता कौन है, क्या है, मेरे सामने मेरी माँ है, बाप है, कौन है, लेकिन वो फिर भी बोलने की कोशिश करता है, वो अलग अलग आवाजें निकालता है। जब तक उसको भाषा का ज्ञान नहीं होता तब तक वो अनाप शनाप कुछ ना कुछ बोलता रहता है, उसको पता नहीं होता। वो आवाज निकलती है, उस आवाज को सुन के वो उस पर और रिएक्ट करता है। इसलिए ये जो आवाज है ये भी हमारी मूल प्रवृत्ति का एक भाग है। ये तो हो गया बाल के बारे में। अब कुछ वयस्क होते हैं, वयस्कों के अंदर भी ऐसी मूल प्रवृत्तियां होती हैं जिनको सीखने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिक वो चीजें उनके अंदर एज के अकॉर्डिंग आती रहती हैं, अपने आप वो चीजें चलती रहती हैं। जैसे अनुकरण करना, किसी चीज का अनुकरण करना। अब वयस्क होते हैं, वयस्क क्या करते हैं, जैसे बच्चे भी करते हैं, मैक्सिमम लड़के या लड़कियां अपने माँ बाप को जो है ना फॉलो करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, उनका कोई आइडियल हो सकता है, कोई भी, जैसे वो उसको फॉलो करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं। उसके बाद है शिकार, शिकार करना। ये जैसे ये स्टडी जो है विदेशों में हुई है, तो वहाँ के जो लोग हैं वो शिकार में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, ज़्यादा अपनी रुचि दिखाते हैं, इसलिए शिकार करने की प्रवृत्ति जो होती है वो भी उनमें होती है। चलो भाई शिकार के लिए चलते हैं। इसके बाद इसमें है खेलना, खेलने के लिए कोई नहीं बताता, कोई नहीं सिखाता। ये चीज़ें जब बच्चा छोटा होता है तब भी, और जैसे ही वो वयस्क होता है वहाँ भी उसके अंदर उसके अपनी मर्जी का खेल वो खेलते हैं। डर, डर की भावना, ये डेप्थ परसेप्शन में भी हमने इसको पढ़ा है। लेकिन इसके बाद है प्यार, प्यार जैसे स्नेह की भावना जो होती है ना, वो भी वयस्कों के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा इसमें कुछ अपरिवर्त्य, इनवेरिएबल, यानी कुछ चीजें स्थिर हैं, कुछ अचल भी होती हैं, और विवेक शून्य इनको नहीं माना जाता, ये आदतन भी माना जाता है इनको। विवेक शून्य मीन्स इसमें कुछ चीजें स्थिर होती हैं, जिनमें हमारे अपने विचार बन जाते हैं, जिन चीजों के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं वो अचल और एक स्थिर हमारे दिमाग में वो बन जाती हैं कि ये चीज ऐसी ही होगी। अगर हमने कहीं टेस्ट किया है, चीनी को टेस्ट किया है, तो व्हाइट चीज को देख के मैक्सिमम बच्चे उसको ये देख के मानेंगे कि ये मीठा ही होगा। उनके दिमाग के अंदर ये चीज अपना एक घर कर जाती है। इसके अलावा इसमें माना गया विवेक शून्य न मानकर ये आदतन भी होती है, अपनी आदत के अनुसार। हमारे अंदर कुछ आदतें ऐसी डेवलप हो जाती हैं, वयस्क बच्चे जो हैं उनके अंदर कुछ आदत ऐसी हो जाती हैं कि वो उनकी एक मूल प्रवृत्ति बन जाती है, किसी भी तरह का व्यवहार है। जैसे हरियाणा के अंदर स्पेशल अगर आप देखा जाए तो पहली बार जब आप किसी को आवाज लगाते हैं तो वो उस चीज को समझ जाता है, उस आवाज को समझ जाता है, कौन बुला रहा है, क्या काम बता रहा है। फिर भी वो एक शब्द बोलता है ए, या फिर क्या, जब उसको सारी चीजें सुनाई दी हैं, समझ आ गया है, लेकिन वो फिर से जो ये उसके अंदर एक मूल प्रवृत्ति हमारे अंदर ये पाई जाती है। इस तरह की जो चीजें हैं वो, अब ये चीजें जो कुछ समय के बाद बदल भी सकती हैं, लेकिन ये हमारे पर्यावरण पे, हमारे वातावरण पे निर्भर करती है। इसकी जो प्रवृत्ति है, इसमें जैसे कोई पुरानी प्रवृत्ति है, उसमें नई प्रवृत्ति जुड़ सकती है, उसकी सहायक हो सकती है। इस प्रकार हम इसको मूल प्रवृत्ति कह सकते हैं। अगला पॉइंट है इसमें आत्मन, सेल्फ। जेम्स ने आधुनिक व्यक्तित्व के समान माना है इसको, जो आत्मन होता है। तो जेम्स ने इसको माना है कि जो आधुनिक समय में हम जिसको व्यक्तित्व के नाम से जानते हैं, जिसको हम पर्सनैलिटी के नाम से जानते हैं, उसको इन्होंने आत्मन माना है। आत्मन हमारी आधुनिक टाइम में पर्सनैलिटी के समान है। आत्मन में विशेष जो मतलब है वो स्वयं से, खुद से, मी से है। इसके 3 जो है पदानुक्रम, हायरार्की बताई गई है विलियम जेम्स के द्वारा। नंबर 1 सांसारिक आत्मन, यानी कि मटेरियल सेल्फ, भौतिक वस्तु जिनको हम कह सकते हैं। नंबर 2 सामाजिक आत्मन, सोशल सेल्फ,
नंबर 3 आध्यात्मिक आत्मन, स्पिरिचुअल सेल्फ। अब इनके अंदर जो सांसारिक होता है, इसमें कौन सी चीजें आती हैं? सांसारिक चीज में मेरे पास क्या है, मेरे पास कितना पैसा, मेरे पास कितनी गाड़ियां हैं, मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है, ये इस तरह की जो चीज है ये सांसारिक आत्मन में आती है। नंबर 2 सामाजिक सेल्फ। सामाजिक सेल्फ में क्या आता है कि हमारे रिलेशन कितने हैं, रिलेशन किस किस तरह के हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, बेटा बेटी हैं, हमारे आसपास के व्यक्ति हैं, हमारा कुटुंब, हमारा परिवार है, एक बड़ा सा परिवार, हमारे गांव है, हमारे रिलेशन है, ये हमारा हो गया सांसारिक आत्मन। अब तीसरा इसमें आता है जिसको हम एक मनोवैज्ञानिक कार्य संयुक्त रूप से मान सकते हैं, जिसको हम आध्यात्मिक, अगर वेद और पुराण को देखोगे आध्यात्मिक तो मन की शांति के लिए प्रयास करना या फिर भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयास करना, ऐसी कुछ चीजें बताई जाएंगी। लेकिन ये एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। इस मनोवैज्ञानिक अध्ययन के ऊपर अगर हम देखेंगे तो यहाँ जो बताया गया है हमें, जो संयुक्त रूप से आध्यात्मिक आत्मन, उसको चिंतन, बौद्धिक क्षमता या इच्छा आदि के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है इसमें, छठा पॉइंट, जिसका स्मृति। इसमें माना है कि एक सूचना को याद करने से दूसरी सूचना अपने आप याद हो जाती है। विलियम जेम्स का मानना था उस समय की जो स्टडी के अनुसार कि जब हम एक सूचना को, किसी एक वस्तु को, किसी एक प्रकार की जो सूचना है, जो अनुभव है, उसको करने से दूसरी तरह का अनुभव हमें ऑटोमेटिक या अपने आप हो जाएगा। परंतु ये प्रयोग जो है ना, कई बार करने के बाद भी दूसरे मनोवैज्ञानिकों ने भी इसके बारे में किया, इसके ऊपर काम किया, तो ये सफल नहीं हो सका और उन्होंने इस चीज को छोड़ दिया। और विलियम जेम्स ने दो तरह की फिर स्मृतियों के बारे में चर्चा की। नंबर 1 प्राथमिक स्मृति, जिसको आधुनिक समय में शॉर्ट टर्म मेमोरी बोल सकते हैं। दूसरा उसमें द्वितीय या गौण स्मृति, जिसको लॉन्ग टर्म स्मृति बोल सकते हैं। अब आधुनिक जो प्राथमिक स्मृति है, प्राथमिक स्मृति के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो 30 सेकंड तक हमें याद रहता है, 30 सेकंड तक कोई भी ऐसी वस्तु जो हमें याद रहती है। जैसे हम रोड से गुजर रहे हैं और पीछे से कोई एक विशेष तरह का हॉर्न, जिसके कारण हम डर गए, या जिसके कारण हमें कोई थोड़ी सी परेशानी हुई, या जिसके कारण हमें खुशी का अनुभव हुआ, बड़ा अच्छा लगेगा, अरे क्या बहुत बहुत शानदार अनुभव रहा, बहुत शानदार आवाज निकाला था ये। और अगर जिसके कारण हमें डर गए तो उसमें हम थोड़ा सा दूसरी तरह के अपने जो हाव भाव बनाएंगे, और क्या बेकार आदमी था, पता नहीं कैसे कैसे हॉर्न लगा के चले आते हैं। तो वो 30 सेकंड के आसपास तक हमारे दिमाग में घूमता रहेगा और उसके बाद वो चीज हमारे दिमाग से निकल जाएगी। अब दूसरा इसमें हम मान सकते हैं द्वितीय गौण स्मृति, जिसको हम लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी का अर्थ होता है कि बहुत लंबे टाइम तक, यानी कि लगभग पूरी उम्र तक जो चीज हमें याद रहे, उसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। किसी असाध्य बीमारी या किसी एक्सीडेंट या किसी प्राकृतिक आपदा के कारण वो चीजें हम इन 3 चीजों के कारण तो भूल सकते हैं, अदरवाइज वो लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारी जो होती है वो लाइफ टाइम तक बनी रहती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है हमारा डेट ऑफ बर्थ, जन्म की तारीख, जो हमारे माता पिता द्वारा हमें बताई जाती है, हम उसको कभी नहीं भूलते। दूसरा इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, हम कितने बहन भाई हैं वो हम नहीं भूल सकते, हम अपने माता पिता को नहीं भूल सकते। ये बात दूसरी है कि इस भौतिकवादी युग में हम जो है उनको थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो इग्नोर नहीं करने चाहिए। तीसरा, हम जो है ना अपने नाम को कभी नहीं भूलते, हमारा जो अपना नाम है उसको हम कभी नहीं भूल सकते। अब इसमें दूसरा और लॉन्ग टर्म मेमोरी में कर सकते हैं, अगर हमारी जो है शादी की सालगिरह, उसको हम कभी नहीं भूलते। मैक्सिमम आधुनिक समय में तो हम इस चीज के ऊपर भी डिस्कस कर सकते हैं कि अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, बशर्ते बच्चा 1-2 हो। नहीं तो जैसे अरेबियन कंट्री या किसी दूसरे देश में आप इसको देखोगे जिनके बच्चे ही 30-30, 40-40 हैं या 10-10, 20-20 हैं, तो वो उनको कैसे याद रखेंगे उनकी डेट ऑफ बर्थ। लेकिन भारत के इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम
जो एक संप्रदाय विशेष को छोड़ के कि एक एक दो दो बच्चे होते हैं, वो उनकी डेट ऑफ बर्थ को बहुत अच्छे से याद रखते हैं। या फिर कोई एक ऐसी विशेष घटना, जैसे हमारा कोई फ्रेंड है बहुत अच्छी जगह पे चला गया, या फिर हमारा कोई फ्रेंड है किसी दुर्घटना का शिकार हो गया, उन चीज़ों को हम नहीं भूल सकते। तो ये हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये चीज़ें हमारी चली जाती हैं, जिनको हम कभी नहीं भूल सकते, जो हमें याद रहेंगे। इसके बाद आखिरी पॉइंट इसका है मन शरीर समस्या, माइंड बॉडी प्रॉब्लम। जेम्स ने दोनों को माना है, मन को और शरीर को। ये एक दूसरे के जो है अंत्यक्रिया करते हैं। जैसे मान सकते हैं हम किसी कारण से हमारा मन किसी चीज को लेके, किसी घटना को लेके, किसी सूचना को लेके अगर किसी कारण से उदास है, तो हमारा शरीर भी थकान महसूस करेगा। और अगर किन्हीं कारणों से हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई दर्द है, कहीं कोई पीड़ा है, तो मन भी हमारा जो है ना वो बेचैन हो जाएगा। शारीरिक रूप से अब एक एग्जांपल आप इसमें लेते हैं, अगर आपको बुखार हो गया तो मन आपका दुखी हो जाएगा, और मन आपका किसी चीज को लेके खराब हो गया, किसी चीज को किसी दुर्गंध के कारण खराब हो गया, तो शरीर भी उसमें आपको टूटा हुआ महसूस करेगा। तो ये हमने पहला एक जो स्कूल था उसका कुछ पार्ट आप लोगों के समक्ष रखा है। अब इसमें कुछ चीजें हम और जोड़ सकते हैं आगे। अब दूसरे स्कूल्स की तैयारी करेंगे। तो ये हमारी वीडियो रही आप लोगों के लिए, अपने विषय के लिए, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।